हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज टॉपर स्ट्रेटेजी और किस तरीके से हम एक सब्जेक्ट को कवर करके चल सकते हैं जिससे कि बेस्ट वे में हम एग्जाम को जब लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है हमारे पास। क्या राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस सब के बारे में इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको अगर कोई भी अच्छी चीज मिलती है तो आपको एक चीज करना है मुझे रिटर्न करने के लिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि यही आपकी तरफ से एक सपोर्ट हो सकता है मेरे लिए। और इस बारे में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक किस तरीके से तैयारी करते हुए चलना है, किस तरीके से अपने को अपने सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, कौन से सब्जेक्ट्स को रेगुलर वे में पढ़ना है। इन सारी बातों पे डिस्कस करते हैं। क्या राइट स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या टाइम टेबल हो सकता है हमारा, और आईआईटी और जेईई को देखते हुए भी, नीट को देखते हुए भी किस तरीके से अपने को प्लानिंग लेते हुए चलनी है, सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस क्या हो सकता है। इस सारी बातों पे एक ओवरऑल व्यू पे डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू become a topper, what is the right strategy to score good marks in board examinations. Let's start. पहली बात हम ये कर रहे हैं, what is topper strategy? भाई टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? टॉपर की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल होती है। टॉपर जो है काफी क्लियर रहते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर होना होगा अपने एम के लिए। फर्स्ट should be clear with the aim, whether वो बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना हो या जेईई और नीट में, इसमें अच्छा करना हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात ये अगर क्लियर हो गया कि भाई कि 11th-12th के साथ अपने को बोर्ड एग्जाम में भी फोकस करना है, तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और आईआईटी जेईई से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसमें सबसे पहली बात होगी सिविल सिलेबस। फर्स्ट आपको देखना होगा सिलेबस। सिलेबस ओवरव्यू कीजिए आप, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या फिर मैथ का हो। आपको सिलेबस देखना होगा कि कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितना हमको डिवाइड करना चल रहा है। लगभग ऑन एवरेज में अगर बताऊं तो सब में 15-15 चैप्टर्स एक निकल के आते हैं। सबसे मेन बात ये हो जाती है कि यार इतने सारे 10th के बाद जैसे कि आपके पास एक लोड बढ़ता है कि हर सब्जेक्ट्स में जो है लास्ट में फाइनल एग्जामिनेशन होता है जिसमें 15-15 चैप्टर्स के मतलब क्वेश्चन पेपर होते हैं, उसके बेस में क्वेश्चन पेपर होता है। तो वो थोड़ा सा ना आपको टफ जाता होगा, मेरे को मैं समझ पाता हूँ कि 10th के बाद 11th में एक जंप आता है। उस जंप को आपको शुरुआत से लेके एंड तक उस चीज को ना कवर अप करना है, उस जंप को बहुत ज्यादा नहीं रहने देना है। सबसे पहली बात अपने सिलेबस को आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरी बात, अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले जो है आप स्टैंडर्ड बुक्स को उठाएंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स में बुक्स टू फॉलो मैं पहले ही बता देता हूं। फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं इस बुक को सजेस्ट करूंगा, एसएल अरोड़ा को। केमिस्ट्री के लिए मैं डेफिनेटली एनसीईआरटी ही कहूंगा, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है ना इसका फिजिक्स में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए। फिजिक्स में जब हम देखते हैं ना कि बहुत ही ना मतलब जो समझाने का तरीका एनसीईआरटी का है, 11th क्लास की एनसीईआरटी का खासकर थोड़ा सा टफ हो जाता है। वो 10th के बाद 11th में आकर हम देखेंगे यार वही सारे थोड़े से टफ हो जाते हैं उसका जो लैंग्वेज है। तो अगर सिंपलर लैंग्वेज में एक बेस बनाने चलना है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके जो चलना है, तो एसएल अरोड़ा इज द राइट चॉइस। इसके लिए एनसीईआरटी आपके लिए बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी के आपका जेईई और नीट लेवल केमिस्ट्री का कवर करेगा। एसएल अरोड़ा जो है आपका जेईई मेन तक कवर कर सकता है, उसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन जेईई एडवांस के लिए आपको पीवाईक्यूज ऑल सॉल्व करना होगा। इसमें भी मैं ये ऐड कर देता हूं कि अगर जेईई और नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। इसके साथ आप पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करेंगे। बायोलॉजी में मुझे कोई खास आइडिया तो है नहीं क्योंकि मैं मैथ्स का हूं, तो फिर भी आप एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज जरूर कीजिएगा। मैथ्स के लिए सबसे पहले आपको एक बेस बनाना होगा। बेस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन नहीं होगा तो उसमें आप बड़ी अच्छी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले अगर बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेरे हिसाब से एनसीईआरटी सबसे पहले रीड करने ही चाहिए। लेकिन इसके साथ मैंडेटरी आप आरडी शर्मा सॉल्व कीजिए। आरडी शर्मा से आपको बेटर आइडिया लगेगा, ठीक है। इस बुक के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस बुक को। उसके बाद आप पीवाईक्यूज में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें अगर ये भी कर सकते हैं आप, एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन आता है सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला,
उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो मैथ्स के केस में। ये हमारे पास सिलेबस हो गया, ये अपने पास बुक्स हो गए। अब अपने को देखना है स्टडी किस तरीके से करें कि 10th के बाद अपन देखने आते हैं कि आपका स्ट्रेंथ किस में। सबसे पहले ये जज कीजिए कि मेरा स्ट्रेंथ किस चीज में, वेदर इट इज इन फिजिक्स, वेदर इट इज इन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ये चीज आपको सबसे पहले देखनी होगी कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है, कि मैं कौन से सब्जेक्ट में बेस्ट हूं, कौन से सब्जेक्ट में वीक हूं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए आप जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उसको देख सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट को पहचान सकते हैं। ज्यादा देर नहीं, आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स इनिशियल बेस बनाने के लिए पढ़ना ही है, कम से कम इतना जरूर करके चलना है, क्योंकि बाद में आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली आप इंक्रीज करना चाहेंगे क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी एम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है आप 3 to 4 आवर्स को 7 to 8 आवर्स तक खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन 3 to 4 आवर्स तो बना के रखना ही है आपको, इस चीज को आप ध्यान रखें। 3 to 4 आवर्स में आप क्या करेंगे कि रेगुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मॉर्निंग में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आप दीजिए ऐसे सब्जेक्ट को जो थ्योरेटिकल ज्यादा हो। आप समझ ही गए होंगे थ्योरेटिकल किस में ज्यादा है, थ्योरेटिकल ज्यादा है केमिस्ट्री में। इससे क्या रिमेंबरिंग वाली चीजें होती हैं इसमें, हालांकि हाली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है ये भी, पर इसको मॉर्निंग में रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, केमिस्ट्री को। उसके बाद अगर आप मैथ्स को आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए ना एक फ्री माइंड, एक वैसा कॉन्सेप्चुअल माइंड जरूर चाहिए। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री और मैथ्स मैनेजेबल है, टाइम उतना डिपेंडेंट ना हो, केमिस्ट्री के लिए भी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स के लिए आपको फ्री माइंड की बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि दिमाग खुला रह के आपको पढ़ाई करना हो। कभी भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का आके लग जाता है, उसमें मैथ्स भी लग जाता है, केमिस्ट्री भी लग जाता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें मैथ्स भी लगता है, केमिस्ट्री भी लग जाता है, और फिजिक्स के अंदर के चैप्टर्स भी अचानक से क्लब होकर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर हम पीवाईक्यूज की बात करें, जेई और नीट की पीवाईक्यूज की बात करें तो फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स और केमिस्ट्री भी ऐड हो जाती है। उसके लिए आपको क्या देखना होगा, देखना होगा कि वो स्लॉट जिसमें 1 से 1.5 घंटे में पास रिलैक्स है, फ्री टाइम में, उस टाइम में ही आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा तीसरा सजेशन है, फ्री टाइम में ही, फ्री माइंड के टाइम में ही जो है आप जो है फिजिक्स को रीड करेंगे। और इसमें दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, दोनों ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, क्योंकि बिना थ्योरी के आप तो सवाल शुरू ही नहीं कर पाओगे। आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो आप अप्लाई क्या करोगे। तो बिना थ्योरी के फिजिक्स तो बनेगा ही नहीं, और बिना अप्लाई किए वो उसमें नंबर आएंगे नहीं। तो दोनों ही बात है, फिजिक्स में वो दोनों चीज करनी होगी। केमिस्ट्री में आप हो सकता है कोई सेशन ऐसा रख सकते हैं कि जिसमें थ्योरेटिकल चला लें 2-3 दिन, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। फिजिक्स में आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही देखना होगा। अब बात है मैथ की बात में, मैथ्स की बात में आप ऐसा करेंगे, मैथ्स में सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, प्रैक्टिस ओनली। हर टाइप के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ये मैथ्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारी। और बुक्स मैंने बता दी है, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट रीड हो सकता है। और ट्राई करो कि आप बुक रीड करो, लेक्चर जरूर फॉलो करो। ये सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन में आपको बता रहा हूँ, इस सेल्फ स्टडी के बेस पे आप किस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्ट्रेटेजी में आप ज्यादा से ज्यादा केमिस्ट्री को जो है आप शुरुआती टाइम में बता रहा हूँ 1 घंटे दे दीजिए, आप ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। फिजिक्स को आप 1.5 आवर्स दे दीजिए आप, ठीक है, 2.5 घंटे हो गए। और मैं ज्यादा नहीं बोलता, आप मैथ्स भी 1 घंटा दे दीजिए, ज्यादा नहीं, बहुत लाइट है इसमें। आप मतलब 3 to 4 आवर्स की ही मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, ठीक है। और ये सेल्फ स्टडी की ही बता रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी के लिए ही बता रहा हूं। आपके पास रिसोर्सेज कहां से आएंगे, रिसोर्सेज यार इस पे कोई दिक्कत नहीं है। रिसोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, है ना, उस पे फ्रीली अवेलेबल है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कोई भी कॉपीराइट इशू आ सकता है, लेकिन आपके पास पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। कहीं पे भी कुछ जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सर्च द टॉपिक और वो चीज आपके पास कई सारे लेक्चर्स, कई सारे लोगों के अवेलेबल हो जाएगी। मैं खुद मैं सजल शर्मा आपको इस बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में चीजें को प्रैक्टिस की है। 2016 में मैंने 11th क्लास पास किया था, 17 में 12th पास किया था, लेकिन उस टाइम में उतने लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल नहीं थे। आज फ्रीली अवेलेबल है, एक ही लेक्चरर, मतलब एक ही फैकल्टी के 3-4
बार अवेलेबल है, कंप्लीटली अवेलेबल है, कई सारे इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है। आपको टॉपिक सर्च करना है। सबसे पहली बात आप 11th-12th में ये ध्यान देंगे कि सिलेबस जरूर बड़ा है, लेकिन सिलेबस को आप चैप्टर्स में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, ये कहां से पढ़ेंगे आप, ये बना दिया। इसके बाद आप साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं तो आप हाईलाइट करेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, आप हाईलाइट करेंगे एनसीईआरटी। अगर आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं जैसे कि एनसीईआरटी है तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं तो उसको शॉर्ट नोट्स में डालोगे आप। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, उसमें सारे फॉर्मूले लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है जो क्वेश्चन में आप मिस किए वो भी लिखना है आपको। ठीक है, अब रिसोर्सेज आपको मिल गए, हाईलाइट करके वो पढ़ना है आपको। बहुत ज्यादा नोट्स बनाने को नहीं देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने जिसमें सारे फॉर्मूले होंगे, जिसमें सारे की पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करते हैं, रिसोर्सेज हो गए, नोट्स के बारे में बात हो गया, शॉर्ट नोट्स के बारे में बात हो गया। अब हम देखना चाहते हैं मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, बट मॉक टेस्ट जो है आप एंड में दे तो ज्यादा बेटर है। चैप्टर वाइज दे रहे हैं अगर कहीं अवेलेबल है तो बहुत ही बढ़िया बात है, चैप्टर वाइज टेस्ट तो देना ही चाहिए आपको। इसी में आने वाला था कि अगर ट्रांजिशन अगर हम देखें फ्रॉम 10th to 11th, ट्रांजिशन अगर देखें तो सबसे बड़ा होता है सिलेबस का। तो इस सिलेबस को जो है आप कट डाउन कीजिए चैप्टर्स में, और फोकस आपको 15 चैप्टर पे नहीं करना है एक साथ। ये हम सोचने लग जाते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं फिर आगे वाले चैप्टर को कैसे करेंगे, ऐसा नहीं देखना है आपको। आपको देखना है कि सिलेबस कितना है, उसके बाद उसमें चैप्टर्स कितने हैं। अब उस चैप्टर पे जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो तो उसके कितने चैप्टर्स हैं, 11th क्लास में, 12th क्लास में, उसमें कितने चैप्टर्स हैं। सपोज 15 चैप्टर है तो उस एक चैप्टर को उठाइए, एक चैप्टर के बाद जो है उस सब टॉपिक को उठाइए, उस चैप्टर के सब टॉपिक को उठाइए। अब उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थ्योरी रीड करने बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए आप। इससे होगा कि आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, फोकस एक ही टॉपिक पे रखना है, उसके बाद आपका चैप्टर अच्छा बनेगा, फिर सिलेबस ओवरऑल अच्छा बनेगा, फिर इसी चीजों को आपको तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। यही एक राइट स्टडी होता है। जितना बड़ा सिलेबस उतना छोटे चीजों में फोकस रखना है, छोटा छोटा जोड़ते हुए इंटीग्रेट करते हुए आप पूरे सिलेबस में एक अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो यही मेरे लिए एक आपके पास एक गोल्डन टिप मैं देना चाहता हूं कि जितना भी बड़ा सिलेबस हो एक सब टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, उसके सारे डिटेल्स और थ्योरी को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स को बनाना है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है, सारे फॉर्मूले लिखना है, और उसके बाद जो भी मिस्टेक आपको लगता है मेरे से हो सकती है, हो रही है, उस चीज को क्लैरिफाई करना है, पर्टिकुलर कंडीशन है उसको लिखना है, और उसके बाद जितने भी उस सब टॉपिक के क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी लेके चलोगे ना तो आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा एग्जाम टाइम में। आप आराम से जो है पीवाईक्यूज आप कवर कर रहे हो, आप बुक के क्वेश्चंस कवर कर रहे हो, आप थ्योरी क्वेश्चंस कवर कर रहे हो, तो लास्ट टाइम में एक सिंपल शॉर्ट नोट्स का रिवीजन और कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन ही काफी होगा आपके लिए, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस में पढ़ रहे हो। और जो आज पढ़ोगे उसको कल स्टार्ट करने से पहले एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, वो मिस होते जाता है, वो पहला होते जाता है। ये 2-3 चीज आप ये सारी चीजें मतलब आप ध्यान रखो रहोगे ना तो आपका स्मूथ वे में एक 11th-12th निकलेगा, और आप जो भी कंपटीशन के लिए पार्ट लेंगे, जिसमें भी लेंगे, वो आराम से क्लियर होगा। आपको वो इंपॉर्टेंट है कि आपका सिलेबस में एक रिदम बनना चाहिए। रिदम ये सारी चीजें बनाएगा, ये सारी चीज जो है इंटरेस्ट भी बना के रखेगी। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस के लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि कंटेंट वाइज भी इस पे वीडियोस डाल सकूं, कुछ सिलेबस पे भी वीडियोस डाल सकूं, कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में भी मतलब जो कोर टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उस पे वीडियोस ला सकूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन अदर देन दैट मैं सिलेबस और ये सारी स्ट्रेटजीज की तरफ से आपको जरूर मतलब हेल्प प्रोवाइड जरूर करूंगा, एक गाइडेंस प्रोवाइड जरूर करूंगा। आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।